हाय गाइस, ल्यूसेंट स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं गौरव चौधरी। और हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। मतलब एसएससी जेईई का फॉर्म आ गया है। एसएससी जेईई का एग्जाम हो या कोई भी जेईई का एग्जाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी जेईई के लिए पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, हमारा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, वो मैं आप सभी को बिल्कुल 0 पॉइंट से बताऊंगा। मतलब बेसिक बताऊंगा। सबसे पहले आपको बेसिक समझाया जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल। उसके बाद आपको समझाया जाएगा डीसी मशीन, एसी मशीन, ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ समझाया जाएगा छोटे छोटे वे में, छोटे। और ये क्रैश कोर्स होने वाला है, 2 से 3 महीने में ये क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड फिजिक्स, यानी कि कौन सी फिजिक्स? इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। भाई फिजिक्स भी तो कई प्रकार की होती है, जैसे मैकेनिकल फिजिक्स में प्रेशर वगैरह पढ़े जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, सिविल फिजिक्स, हर ब्रांच से रिलेटेड अलग फिजिक्स होती है। तो हम कौन सी फिजिक्स पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा? चार्ज। भाई हमको इलेक्ट्रिकल पढ़ना है तो हमारे रिलेटेड क्या है? चार्ज। आप चार्ज से क्या समझते हैं? चार्ज होता क्या है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, चार्ज जो होता है, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। मान लीजिए ये 2 बॉडीज हैं, मान लीजिए 2 मार्कर हैं, इससे मैं इस मार्कर पे चार्ज ला सकता हूँ, इससे इस पे पहुंचा सकता हूँ। मान लीजिए घरों में लाइट जल रही है, तो क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ चार्जेस, ना तो उसको खत्म किया जा रहा है ना ही बनाया जा रहा है। तो स्टैटिक चार्ज और मूवेबल चार्ज, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। चार्ज एक ही प्रकार का होता है, सिर्फ उनका फ्लोटेशन बदल दिया जाता है। तो अब हम स्टडी करेंगे चार्ज जो होता है। चार्ज नेवर बी क्रिएट एंड नेवर बी डिस्ट्रॉय। देखिए, ना तो चार्ज को बनाया जा सकता है न ही खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे आप? चार्ज नेवर बी क्रिएट, नेवर बी डिस्ट्रॉय। तो चार्ज को आप इतना ही समझ लीजिए। चार्ज होते क्या है? बेसिकली चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज भाई 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो हम टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से आप समझ ही गए होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल के या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो कौन कौन से चार्जेस होते हैं? सबसे पहले चार्ज का नाम है इलेक्ट्रॉन। दूसरे का नाम क्या है? प्रोटॉन। और तीसरे वाले का नाम क्या है? न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? भाई 3 प्रकार के चार्ज हो गए। चार्ज कितने प्रकार के हो गए आपके? 3 प्रकार के। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 3 प्रकार के चार्ज हो गए ना। तो इसकी खोज किसने की थी? ईंट। इसकी ट्रिक है ईंट। ईंट यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, यानी जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। जे थॉमसन द्वारा इसको खोजा गया था। प्रोटॉन की ट्रिक है पर, पी से पै से प्रोटॉन और रा से रॉदरफोर्ड, RUTHER, रॉदरफोर्ड। मतलब रॉदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने प्रोटॉन को खोजा था, इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने, और न्यूट्रॉन को खोजा था जेम्स चार्डविक। ईंट पर नाच, तो इसकी ट्रिक है नाच। ना से न्यूट्रॉन और चा से चार्डविक। जेम्स, इसका नाम है जेम्स चार्डविक, JAMES, जेम्स CHADWAIK, जेम्स चार्डविक। 2-3 वैज्ञानिकों ने तीनों चार्ज को, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कुछ सालों बाद प्रोटॉन की खोज की गई और कुछ सालों बाद न्यूट्रॉन की खोज की गई। अब तीनों की खोज का अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया है तो इनका चार्ज भी अलग होगा। इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना ही तो बोलते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
अभी मैं सिर्फ आपको लिखवा देता हूँ, लेकिन इसका बेसिकली मैं अभी समझाऊंगा। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन को हम ये इस तरीके से याद करते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से। एंड न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब इस पे प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो इसका भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल, प्लस से माइनस खत्म हो जाता है, प्लस से माइनस खत्म हो गया तो भाई न्यूट्रल चार्ज वही तो होगा, जितने प्लस उतने ही माइनस। मान लीजिए किसी बॉडी के पास जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रॉन वही होता है न्यूट्रल चार्ज किसी बॉडी का। अब इतनी बात समझ लीजिए कि चार्ज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले चार्ज नेवर बी डिस्ट्रॉयड नेवर बी क्रिएट, ना तो उसको खत्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, बस इतना याद रखिए। अब फालतू की स्टोरी पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आप पढ़िए टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज कितने प्रकार आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। इसकी ट्रिक क्या, ईट, पर, नाच, पैसे प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की रदरफोर्ड द्वारा। और इसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इनके चार्ज सेम ही है तीनों के, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन में माइनस आ जाता है, प्रोटॉन में प्लस, और इसमें प्लस और माइनस आ जाता है। न्यूट्रॉन की जेम्स चार्डविक द्वारा नॉट। इनकी ट्रिक आप याद करेंगे, ईट पर नाच, ईट पर नाच। सिर्फ ये ट्रिक आपको याद रखनी है। टाइप्स ऑफ चार्जेस आपको सेकंडों में याद हो जाएंगे। कैसे, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। यानी कि चार्ज का नाम भी है और वैज्ञानिक का नाम भी। ई से इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, टा से थॉमसन यानी वैज्ञानिक हो गया, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड वैज्ञानिक हो गया। वैसे ही ना से न्यूट्रॉन और चा से चार्डविक, यानी वैज्ञानिक का नाम भी उसी में ट्रिक में छिपा है और उसका चार्ज का नाम भी उसी ट्रिक में छिपा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये चार्ज तो आपने समझ लिए, चार्ज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है कि ये चार्ज की उत्पत्ति कहाँ से हुई, चार्ज रियलिटी में होता क्या है, अब वो समझेंगे। चार्ज होता क्या है भाई, ये भी तो समझना जरूरी है। चार्ज पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के क्षेत्र में मेन रोल किसका है, चार्ज का। देखिए चार्ज होते क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज आते कहाँ हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये मार्कर है, ये भी तो एक बॉडी है। मान लीजिए एक बॉल है, बॉल के अंदर जो सेंटर पॉइंट होगा उसमें होता है न्यूक्लियस किसी भी बॉडी के। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ। इसका जो सेंट्रल है, केंद्र बिंदु, इस केंद्र बिंदु को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियस, NUCLEUS। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा होगा न्यूक्लियस। केंद्र को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हमेशा क्या होते हैं हमारे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके आसपास, इस न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं, ऑर्बिट्स, जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। मान लीजिए सन है, ये क्या है, इसकी ऑर्बिट्स, ये क्या है, शाखाएं। इन शाखाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। मान लीजिए ये क्या है, हमारा केंद्र बिंदु, इसको सन मान लिया। सन, जैसे आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा तो उसके आसपास क्या है, पृथ्वी रिवॉल्व करती है। आपने ये देखा होगा कि सन के आसपास क्या है, पृथ्वी घूमती है। ये तो पढ़ा होगा कि सन के आसपास घूमती है। तो सन को क्या मान लिया हमने, है न्यूक्लियस। और पृथ्वी को क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन। पृथ्वी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। किसी, मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस, और इसके आसपास कोई चार्ज घूम रहा है इस तरीके से, तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें इतना, जो एटम होता है, एटम के दो पार्ट होते हैं। एटम कंसिस्ट 2 पार्ट्स। एटम कितने पार्ट रखता है, 2 पार्ट। पहले वाले पार्ट का नाम क्या होता है, न्यूक्लियस। पहले वाले पार्ट का नाम क्या होता है, न्यूक्लियस मतलब सेंट्रल पार्ट। उसका केंद्र वाला बिंदु जो होता है, केंद्र, सेंट्रल का मतलब केंद्र मतलब जो उसका केंद्र बिंदु होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल या न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हमेशा क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन, दोनों चीज इसी में पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरे पार्ट का नाम होता है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, EXTRA, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स। भाई हर चीज के दो दो नाम है फिजिक्स में, जितना मैं बता रहा हूं उतना रट लो। न्यूक्लियस का नाम होता है सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट मतलब उसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरे पार्ट का नाम होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस को ही हम क्या बोल देते हैं? ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट्स में हमेशा क्या पाए जाते हैं? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट्स में हमेशा क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए कोई बॉडी है, ये बॉडी है, इसका इस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये क्या होते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन पाया जा रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आसपास जो शाखाएं हैं यानी ऑर्बिट्स, इनको क्या बोलते हैं? लाइन से जो दिखाई जा रही हैं, न्यूक्लियस के आसपास जिस रास्ते पर ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए हमारा घर है, ये क्या है? हमारा घर, और हम घर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल रास्तों पर। ये क्या है? घर के आसपास के गोल गोल रास्ते। इन रास्तों पर चक्कर लगा रहे हैं, तो इन रास्तों को क्या बोल देते हैं हम इंग्लिश में? ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स को ही क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ये तो हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास का जो पार्ट होगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। तो ऑर्बिट्स में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट्स में कौन होते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस के पास कौन होते हैं? हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सिर्फ आपको इतना समझना है कि केंद्र में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट्स में होते हैं हमारे कौन? इलेक्ट्रॉन। ये कुछ भी याद नहीं करना है, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ। सिर्फ आपको क्या क्या याद करना है? एटम होता है, एटम के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट। पहले पार्ट का नाम होता है न्यूक्लियस, दूसरे पार्ट का होता है ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स का दूसरा नाम क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का नाम क्या होता है? सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखता है, और ऑर्बिट्स क्या रखते हैं? ऑर्बिट्स क्या रखते हैं? इलेक्ट्रॉन रखते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है यहाँ से, ठीक है? नोट बना लीजिए, नोट डाउन करते चलिए जैसे मैं समझा रहा हूँ। अब हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसी से आपको समझ में आएगा कि करंट कैसे पैदा होता है। भाई जब बेसिक समझा रहे हैं तो बेसिक तो समझाना ही पड़ेगा। मान लीजिए कैसे पता करते हैं। अब यहाँ मैंने तीन चीज लिख दी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर और सिलिकॉन, सिलिकॉन। हमने तीन चीज लिख दी, पहले का नाम एल्यूमिनियम, दूसरे का नाम कॉपर, तीसरे का नाम सिलिकॉन। हम भाई कैसे पता करें कि कौन सा तो इनमें इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है, यानी कि चालक जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सके, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है, या कौन सा सेमीकंडक्टर है, कैसे पता करें हम? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले करेंगे हम इन चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शब्द क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स का वर्गीकरण, इलेक्ट्रॉन्स का वर्गीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन्स को उसकी ऑर्बिट्स में बांटेंगे। अब ऐसा तो नहीं है जितने इलेक्ट्रॉन्स एल्युमिनियम के पास है वो सिर्फ एक ही ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के पास, कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 29 चार्जेस रखता है, 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर क्या है? 29। तो कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? भाई ये याद करने वाली चीज़ है, छोटी क्लासों में याद की थी। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29। तो जितना एटॉमिक नंबर उस यानी कि उस मेटल के पास उतने ही क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है, पहली ऑर्बिट्स में 2 रखेंगे, दूसरी ऑर्बिट में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। यानी पहली ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास ये हो गई ऑर्बिट। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरी में 8 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तीसरी में 18, चौथी में 32। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन। अब हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर क्या है 29। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहली ऑर्बिट में कितने आएंगे, कॉपर का कर लेते हैं। जब हम कॉपर का करेंगे तो पहली वाली ऑर्बिट में आएंगे 2, दूसरी में आएंगे 8, 29 में से अब रख रहे हैं ना हम, 29 में से कितने चले गए हमारे, कितने चले गए 10 तो चले गए, 8 + 2 टोटल थे 29 थे। 29 में से 10 घटा लीजिए, बचे कितने 19। अभी भी बाकी हैं हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। 19 में से तीसरी में कितने रख देंगे हम 18, 2 8 18। अब इनका सम करिए, 18 + 8 + 2 कितने हो गए, 8 दूनी 16 और 2 18 और 1 और 1 2। यानी कि अभी तक हम 28 इलेक्ट्रॉन्स को व्यवस्थित कर चुके हैं उनकी ऑर्बिट्स में। पहली ऑर्बिट में 2 आए, दूसरी में 8 आए, तीसरी में 18 आए। अभी हमारे पास शेष कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, इसका एटॉमिक नंबर था 29, 28 हम रख चुके हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है, एक इलेक्ट्रॉन तीसरी वाली में रख देंगे। जरूरी नहीं है ये चौथी वाली में 32 ही आए, 32 में से जितना बचे उतना रख देंगे ना, 1 बचे 2 बचे 4 बचे, मैक्सिमम हम इतने रख सकते हैं। मैक्सिमम 2 रख सकते हैं पहली वाली में, दूसरी में मैक्सिमम 8, तीसरी में मैक्सिमम 18 और चौथी में मैक्सिमम 32। 2 8 18 32। तो हमारा कितना आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 18 1। भाई जितना बच रहा है चौथी में उतना ही तो रखेंगे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। मेटल का जितना एटॉमिक नंबर है तो ये कितने आए 1। अब हम इसका क्या बना लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये क्या हो गया न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट के आसपास क्या होंगे हमारे ऑर्बिट्स, ये क्या होगी ऑर्बिट। पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने 2, पहली ऑर्बिट में 2। दूसरी में कितने रखें भैया, दूसरी वाली ऑर्बिट में कितने रखें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी में कितने हो गए 8। तीसरी में कितने रखेंगे हम 18, तीसरी में 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 हो गए। चौथी ऑर्बिट के लिए कितने बचे, चौथी ऑर्बिट के लिए बचे हमारे पास शेष 1 इलेक्ट्रॉन, शेष 1 इलेक्ट्रॉन। यहां से हमें ये पता चलता है कि जब 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो ये क्या है कंडक्टर। कॉपर क्या बन गया कंडक्टर। अब इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ, ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर याद करने हैं इन 3 चीजों के। जैसे इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से मेटल ज्यादा यूज किए जाते हैं, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सिलिकॉन हो गया, ऐसी चीज तो यूज किए जाते हैं। मुश्किल से 8 या 10 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल ही देंगे 2 8 18 32 करके, आपको पता चल जाएगी कौन सा कंडक्टर है कौन सा इंसुलेटर है। वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट डाउन करिए। अब मैं शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ, ये तो मैंने इसको डिटेल में बताया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ आप इतना याद रखिए 2 8 18 32। आपको अगर एटॉमिक नंबर याद है, अब इसका करते हैं हम सिलिकॉन का 14। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 14। तो 14 को क्या करेंगे 2 8 कितने हो गए 10, बचे कितने 4 बचे, यहाँ बचे 4। इसका करेंगे कॉपर का 2 8 18 1। इसका हो गया लास्ट ऑर्बिट में कितने बचे 1। यहाँ से कितने बचे, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13। 2 8 8 2 10 और लास्ट ऑर्बिट में कितने बचे 3। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो कंडक्टर होते हैं उनमें हमेशा 4 से कम ही इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट में, और जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनमें कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट में, और जो इंसुलेटर होते हैं उनमें 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट में। हमें यहाँ से ये पता चलता है जो कंडक्टर होंगे
उनकी लास्ट ऑर्बिट मतलब ये लास्ट ऑर्बिट ही तो, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 2 8 18 32 करके, तो वो क्या होते हैं लास्ट ऑर्बिट। यानी कि लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उन्हीं से हम पता लगाते हैं कि ये वस्तु क्या है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा सकती है, नहीं करा सकती, करंट कैसे दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा, रेसिस्टेंस क्या है इसका, इन्हीं चीज़ों से हम पता लगाते हैं। तो कैसे करेंगे, कंडक्टर में हमेशा क्या होंगे, 4 से कम, 4 से कम, 4 से कम ही रहेंगे। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकते। सेमीकंडक्टर में क्या होंगे हमेशा, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमेशा 4 बराबर 4, ना 4 से ज्यादा होंगे ना कम होंगे। ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट, यानी आखिरी वाली शाखा, आखिरी ऑर्बिट में सेमीकंडक्टर में कितने होंगे, 4, कंडक्टर में कितने होंगे, 4 से कम, लास्ट ऑर्बिट में 4 से कम। और इंसुलेटर की बात करें, जब इंसुलेटर की बात करते हैं, इंसुलेटर तो आप समझ ही गए होंगे, इंसुलेटर वही वस्तु है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करा सकते, जैसे लकड़ी है, रबड़ है, ये डस्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा सकते हैं नहीं, लेकिन कॉपर का तार है, एल्युमिनियम का तार है, सिल्वर का तार है, उसमें चला सकते हैं। तो उसका भी मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा। इंसुलेटर में कितने होंगे, 4 से ज्यादा, अगर मोर देन 4 हो, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। 4 हो तो क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर, और 4 से कम हो तो क्या कहलाएगा आपका, कंडक्टर। मान लीजिए किसी वस्तु की लास्ट ऑर्बिट में, जैसे कॉपर ही एग्जांपल के तौर पर ले लो, एग्जांपल क्या होगा, कॉपर की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो मैंने क्या बताया था, 4 से कम जिसकी लास्ट ऑर्बिट में होंगे वो क्या होगा, कंडक्टर। यहाँ भैया इसको मैच कर रहा है ना, इस वाले को, 4 से कम है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो क्या हो गया आपका कंडक्टर, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकता है। अब इसको चेक कर लीजिए, सिलिकॉन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 यहां से किसको मैच कर रहा है, मैंने बताया था अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी की लास्ट ऑर्बिट में, वो क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन क्या है यहाँ से, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आता है आपका इंसुलेटर का एग्जाम्पल कहाँ बताऊं मैं आपको, इंसुलेटर का एग्जाम्पल कर लीजिए। मान लीजिए किसी वस्तु का एटॉमिक नंबर है 38, तो इसको बांटेंगे जब 2 8 18, तो कितने हो गए, 18 और 10 28, 18 और 10 28, और लास्ट ऑर्बिट में कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में कितने बचे, 10। मान लीजिए किसी भी मेटल का एटॉमिक नंबर 38 था और उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो भैया 4 से ज्यादा है ना, 4 से ज्यादा है, 4 नहीं है, 4 है तो सेमीकंडक्टर हो गया। 4 से ज्यादा 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने भी हो सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। तो मैंने आपको चार्ज बता दिया, सबसे पहला पॉइंट चार्ज, फिर टाइप ऑफ चार्जेस बता दिए, फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया एटम का। एटम के कितने पार्ट होते हैं, 2। पहले पार्ट का नाम क्या होता है, सेंट्रल मतलब न्यूक्लियस। उसके आसपास क्या होती हैं, ऑर्बिट्स का नाम क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। ऑर्बिट्स में क्या लाई करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि किसी भी मेटल को कैसे पहचानेंगे कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है। सबसे पहले हमें उसका क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला बता दें मैं आपको, 2 8 18 32, यानी पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। इस तरीके से आप रखेंगे। भाई जो मैंने बताया सिर्फ उतना याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको कोई निकालने वाला नहीं है। 2 8 18 32। अब मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपका जो मटेरियल पार्ट आता है ना इलेक्ट्रिकल के अंदर, वो भी साथ साथ क्लियर कराता चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका क्या, कंडक्टर।
ये जो मैं करा रहा हूँ ये नोट डाउन करते चलिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं आया था जब मैंने फिजिक्स पढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे पढ़ा मैं फिजिक्स में बढ़िया हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडक्टर। कंडक्टर, तो कंडक्टर मतलब क्या होता है? कंडक्टर होता क्या है? कंडक्टर जो कि विच easily flows the electric current, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो करा सके वही तो कंडक्टर है। मतलब कंडक्टर होता क्या है, मैं बेसिकली एग्जांपल में समझाऊँ आपको। ये क्या है? आपके पानी की टंकी। ये क्या है? आपके पानी की टंकी, इसमें से बूंद टपक रही है, बूंद। अब यहाँ आप घर में पानी ले जाने के लिए क्या लगाते हो? पाइप। क्या लगाते हो? पाइप। तो इस पाइप से पानी जा रहा है, ये पाइप क्या कहलाएगी? ये वाली पाइप से पानी जा रहा है, तो पाइप क्या कहलाएगी? कंडक्टर। जिस वस्तु के सहारे से आप किसी चीज को ले जा रहे हैं वो क्या कहलाती है? कंडक्टर। अब घर में कंडक्टर क्या होते हैं? जैसे तार, आप वायर यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को बाहर से लाने के लिए, घर में क्या यूज करते हो आप? क्या यूज करते हो? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली? क्या होते हैं घर में ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं? वो होते हैं वायर्स। ठीक है जी। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल के तौर पर कंडक्टर क्या होते हैं? विच इजिली फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। इनके एग्जाम्पल पढ़ लीजिए आप। एग्जाम्पल क्या होते हैं? कॉपर, कॉपर बेसिकली कॉपर यूज किया जाता है। सिल्वर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये क्या हो गए बेसिकली कंडक्टर के एग्जाम्पल। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको माना जाता है? बेस्ट, जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल में समझ लीजिए, वो सिल्वर होता है। मतलब सबसे अच्छा किसको माना गया है कंडक्टर में? सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर को। लेकिन सिल्वर थोड़ा कॉस्टली होता है और सॉफ्ट भी होता है, इसलिए हम सिल्वर को यूज नहीं करते, सिल्वर को यूज नहीं करते। उसकी जगह हम कॉपर को यूज कर लेते हैं। कॉपर सस्ता भी आता है सिल्वर के मुकाबले, और क्या होता है, और ये थोड़ा हार्ड भी होता है, इसलिए हम किसको यूज करते हैं बेसिकली? कॉपर को। कॉपर सबसे महंगा ये आएगा, सबसे महंगा क्या आएगा? कॉस्टली। उससे कम कीमत में कॉपर आ जाएगा और सबसे कम कीमत में एल्युमिनियम आता है, इसलिए हम आजकल कॉपर को भी ना यूज करके एल्युमिनियम के वायर्स का यूज कर रहे हैं घर में। ठीक है। और मैंने क्या बताया था कंडक्टर के बारे में? जिसके लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट हैज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। तो मैंने इन सभी को समझाता था। नेक्स्ट आएगा हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर विच कांट easily flows electric current। मतलब जो बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी वोल्टेज, क्या समझते हैं? बिजली जो आती है घर में, विद्युत जो आती है, उसको आसानी से फ्लो ना करा सके, भाई करा ही नहीं रहा, तार लगा दिया, अब इस लकड़ी में मैं बिजली का तार लगा दूं तो क्या बल्ब जलाएगा? नहीं जलाएगा। तो विच कैन नॉट इजिली फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज नोन एज इंसुलेटर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? वुड यानी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़। मतलब आप किसी भी पेड़ की लकड़ी काट के और बिजली के तार में लगा दो और बोलो कि भाई बल्ब जला, कैसे जला देगा? क्योंकि वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर, उसकी आउटर मोस्ट सेल में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 से कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो क्या नहीं करा पा रहा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं करा पा रहा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा पा रहा। और क्या बताया था मैंने आपको? इसके एग्जाम्पल बता दिए। इसमें मैंने आपको बताया था कि मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसकी आउटर मोस्ट इन लास्ट ऑर्बिट, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट ऑर्बिट में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं,
तो वस्तु क्या कहलाती है आपकी इंसुलेटर। जो कि इलेक्ट्रिक करंट का इजीली फ्लो ना करा सके वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। भाई ये कहीं से पूछा जा सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, वुड, प्लास्टिक एंड रबड़। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेमीकंडक्टर, वो भी आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्या आते हैं, पहला हो गया इंसुलेटर, फिर कंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर। 3 चीज है ना। पहला हो गया कंडक्टर, कंडक्टर में मैं आपको बता दिया जो कि बिजली को फ्लो करा सके। दूसरा हो गया आपका इंसुलेटर, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना करा पा सके, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा पा रहा तो क्या कह लेंगे, इंसुलेटर। तीसरा होता है सेमी कंडक्टर, यानी अर्ध चालक। और ये क्या है, चालक, यानी कि चालन करता है, इलेक्ट्रिसिटी को चला सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, चालक। और ये अर्धचालक है, यानी चला तो सकता है लेकिन कुछ टेम्परेचर के बाद। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके ये एग्जांपल हैं। क्या है इसके एग्जांपल, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ये अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, which flows electric current after some increasing टेम्परेचर। मतलब किसी भी बॉडी का जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाइए, हीट दीजिए, उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो होगा और वो क्या करा देगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो। जैसे कि सर्किट्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज किए जाते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह, तो उनका ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, वो आप बाद की बात है, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए। कंडक्टर क्या होते हैं, जो तार लगाया और बिजली चालू, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ये कुछ वोल्टेज के बाद ये बोल देंगे मैं 5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी होगी तो फ्लो कराऊंगा और 5 से नीचे होगी तो नहीं कराऊंगा। यानी कि कुछ टेम्परेचर के बाद ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा पाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सेमीकंडक्टर। और एग्जाम्पल हो गए सिलिकॉन और जर्मेनियम। और क्या बताया था मैंने इसके बारे में, जिसके इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट। यानी कि अगर आखिरी ऑर्बिट में जब सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कन्फर्म है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जैसे 2, 8, 18 और 4। हमेशा इसकी लास्ट ऑर्बिट में क्या पाए जाएंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। चाहे सिलिकॉन का कर लीजिए, चाहे जर्मेनियम का कर लीजिए, किसी भी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का कर लीजिए, उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ना 4 से ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, तो क्या कहलाएगा, सेमी कंडक्टर। तो सबसे पहले सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को आपको पूरी पीरियोडिक टेबल रख दी है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं, उसमें कैसे पहचाने कि कौन से सेमी कंडक्टर हैं, कौन से कंडक्टर हैं और कौन से इंसुलेटर है। तो उसका बेस्ट तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2, 8, 18, 32 करके आसानी से चुटकियों में पता लगाएं कि ये वाला बिजली फ्लो करा सकता है, ये नहीं करा सकता, ये सेमीकंडक्टर करा तो देगा लेकिन कुछ टेम्परेचर के बाद। ठीक है, आपको मैंने कंडक्टर बता दिया, उसके बाद आपको इंसुलेटर बता दिया और आपको मैंने सेमीकंडक्टर बता दिया। कुछ चीज़ छूट रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जैसे जैसे फ्लो चलता जाएगा बताता जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक वे में आपको कराया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके तुरंत बाद रेसिस्ट पॉइंट आता है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, VALLENCE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं का नाम क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लीजिए ये कोई किसका समझा दूं मैं आपको, कॉपर समझ लीजिए। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, कॉपर का एटॉमिक नंबर है कितना,
29, एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8, 18 और 1। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं? 1। तो एक को क्या बोला जाएगा भाई? ये एक तो बच गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया एक, लेकिन इसको एक नाम भी तो दिया जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स में इसको क्या बोला जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारे बिजली का फ्लो हो पाता है, यानी करंट का फ्लो किसकी वजह से हो पाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब अगर किसी धातु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मात्रा 4 से अधिक हो जाए तो वो इंसुलेटर हो जाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। 4 हो जाए तो सेमीकंडक्टर हो जाएगा, और 4 से कम हो जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा आपका? कंडक्टर। इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो पाता है। तो मेन पॉइंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक पॉइंट है, नोट डाउन, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं 29 के 29, इन सभी को भी फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसी एटम का अगर एटॉमिक नंबर 34 है तो उसके पास अगर पूछा जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 34 ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आउटर मोस्ट सेल के यानी कि यहां से लेकर यहां तक 29 के 29 क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आखिरी सेल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं को क्या बोला जाएगा? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, 2, 8 और 18 को। सिर्फ आखिरी शाखा में जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या हो पाता है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, यहां से लिख देता हूं, ये रफ कर देते हैं। रियलिटी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर that free electrons। भाई एक इजी वे में अगर फिजिक्स को पढ़ोगे तो बहुत इजी है फिजिक्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखा मैंने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दैट, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स? जो विच एग्जिस्ट इन लास्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम। अब मैंने ये जो डेफिनेशन लिखी कोई फारसी नहीं लिखी, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि किसी भी एटम की आखिरी यानी लास्ट ऑर्बिट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? किसी में 4 से कम हो सकते हैं, 4 से कम हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा हो सकते हैं और 4 के बराबर हो सकते हैं। अगर 4 से कम होंगे तो क्या बोलेंगे हम उनको? कंडक्टर। 4 होंगे तो सेमीकंडक्टर, और 4 से ज़्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे हम उनको? इंसुलेटर। सारा का सारा खेल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलेगा करंट और वोल्टेज। करंट और वोल्टेज को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा बहुत ही बेसिक वे में। अब होगा पॉइंट स्टार्ट। अब जो सिलेबस है वो स्पीड से चलेगा। सिर्फ आपको समझाना क्या था? बेसिक। आपको हर चैप्टर का बेसिक इसी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद जो छोटे छोटे पॉइंट आएंगे वो थोड़ा तेजी से समझाए जाएंगे। क्रैश कोर्स है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके से फिजिक्स को पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे।